नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रिया। कोरोना को हराना है, जी हां, हम सब ने इस बात को ठान लिया है और साथ ही साथ अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, अगर बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले और ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें, बार बार हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये तीन जो मुख्य बातें, अहम बातें बार बार कही जा रही हैं जब से कोविड-19 की बात शुरू हुई है तब से। और आज हम एक ऐसे खास विषय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। खासकर उस इलाके के लोगों के लिए जाना ज़रूरी है जो जिस इलाके के लोग जीविका के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम जानेंगे और बात करेंगे कि कोरोना संकट काल में जीविका के क्रियाकलाप क्या है और इसी विषय पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम है और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है। हमारे जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं, जो कि हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जीविका पटना। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जीविका का जब भी जीविका की बात आती है तो बहुत सारे सवाल जो है हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि कैसे इसके साथ हम जुड़ें, क्या काम करती है, तमाम तरह की बातें हैं। उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो जीविका की क्या भूमिका रही इसकी जागरूकता में, इसके बचाव में? सबसे पहले मैं बताना चाहेंगे कि जीविका जैसे कोविड-19 आया तो उस समय लॉकडाउन के पहले ही हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया कि किस तरह हम ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि काम करते हैं, सारी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की जुड़ी हुई है, तो उनको जागरूक कैसे किया जाए। जो अभी आपने बताया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और इसके बाद फिर मास्क लगाना, तो इस पे हम लोगों ने शुरुआती दौर से ही काम किया और सबसे पहले डोर टू डोर जागरूक करने का अभियान एक चलाया। चूँकि जीविका में हमारे पास हर एक ग्राम स्तर पे, विलेज स्तर पे कैडर हैं जीविका के, जो जीविका मित्र कहलाते हैं। उनकी मदद से हमने लीफलेट घरों घरों तक पहुंचाया, सभी दीदियों को जागरूक किया कि किस तरह ये बचाव करना है, मास्क का कैसे उपयोग करना ज़रूरी है, क्यों करना ज़रूरी है, और उसके बाद हैंड वॉश हर एक 2 घंटे के बाद करना ज़रूरी है। सब्जियां आपकी फ्रेश होनी चाहिए, कोई चीज़ें आप खाएं तो बासी नहीं खाएं। ये सारी चीज़ों को लेके हमने काफ़ी जागरूकता अभियान चलाया और उसमें तकरीबन हमारे 70,000 जो जीविका मित्र हैं उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने गाँव घर जाकर लोगों के बीच में लीफलेट, पम्पलेट बांटे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दीदियों को जागरूक किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी जागरूक करना, क्योंकि इस जो संक्रमण काल जो चल रहा है कोविड-19 को लेकर के, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जागरूकता ही है और जिससे हम बहुत हद तक इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जागरूकता के बल पर ही हम इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मास्क निर्माण, एक मास्क जो अहम जो है अब हिस्सा बन गया है हमारी इस अब जो दिनचर्या है उसका एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। मास्क निर्माण और इसकी आपूर्ति जीविका के माध्यम से किस तरीके से कराई जा रही है? जैसे ही जो कोविड-19 आया तो उसमें एक महत्वपूर्ण बातें जो निकल के आई कि मास्क सभी लोगों को पहनना जरूरी है, क्योंकि ये वायरस के थ्रू बीमारी है, वायरल बीमारी है और इसका जो फैलाव होता है या एक दूसरे से में जो इन्फेक्शन जाता है वो ज़्यादातर सांस के द्वारा, छींकने से या और भी सांसों के द्वारा ही जाता है। तो मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जीविका की दीदियाँ जितनी जुड़ी हुई है उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी दीदियाँ टेलरिंग या स्टिचिंग में निपुण हैं और पहले से कार्य करती आई हैं। उनको आइडेंटिफाई किया और उनको इनकरेज किया, उनका हौसला अफजाई किया और उनका एक सेंटर इस्टेब्लिश किया ब्लॉक लेवल पे। तो पटना में हम लोगों ने सबसे पहले 25 मार्च को बिहटा में एक सेंटर इस्टेब्लिश किया था। मुझे वो दिन याद है जब दीदियाँ थोड़ी सी डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि हम लोग सेंटर पे कैसे काम कर पाएंगे, आए जाएंगे कैसे। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और पूरे प्रॉपर सैनिटाइज बिल्डिंग को करवाया और हमेशा रेगुलर इंटरवल पे प्रशासन की मदद से भी सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाता रहा और वहाँ पे दीदियों ने मास्क निर्माण शुरू किया। और तकरीबन बिहटा प्रखंड एक अकेला ऐसा प्रखंड है जो शुरुआती दौर में सबसे पहला बिहार का प्रखंड था जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा मास्क का उत्पादन हुआ। डबल लेयर कॉटन और 3 प्लेटेड का मास्क का निर्माण हुआ जिसको वाश करके पुनः उपयोग किया जा सकता है और पूरा जो प्रॉपर प्रोसेस को मतलब सैनिटाइज वे में किया गया। जैसे कपड़े स्टिच काटना है तो दीदियाँ
प्रॉपर वे में उसको कटिंग कर रही है। उसके बाद फिर जब सिलाई कर रही है तो पूरा मशीन स्टरलाइज है, उनके हाथ मशीन के पास सैनिटाइज़र दे रखा है कि हर एक 2-2 घंटे में जब ज़रूरत हो तो सैनिटाइज कर ले फ्रिक्वेंटली। मास्क निर्माण जब हो गया, बना दिए सिलाई के, उसके बाद उसको हम डिटॉल में वॉशिंग करके फिर उसका हम लोग सुखाना और फिर दीदियाँ उसको आयरन करना इंडिविजुअल मास्क को, और फिर उसको पेपर में रैप करके 10-10, 20-20 के बंडल बना के तो पूरी तरह एक सैनिटाइज वे में बनाया गया, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ताकि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करें इसको या बेचें सेल करें तो किसी तरह का किन्हीं को डर और भय का माहौल नहीं हो कि ये मास्क है इसकी क्वालिटी क्या है। गुणवत्ता का काफ़ी शुरू से ही ध्यान रखा गया, गुणवत्ता और हाइजीन का, दोनों का। तो इस तरह अभी तक पूरे राज्य में हम लोगों ने 2 करोड़ से ज़्यादा मास्क का निर्माण कर चुके हैं। और मास्क जो सेल के लिए भी ग्रामीण पंचायती राज विभाग से पत्र निकला हुआ है कि जितने भी मुखिया जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो मास्क का जब हर एक परिवारों को 4-4 मास्क वितरण करेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर जीविका की दीदियों द्वारा बनाई गए मास्क को ही क्रय करेंगे। और उसके लिए सरकार द्वारा रेट भी निर्धारित कर दिया गया, 15 से 20 रुपये डिपेंडिंग ऑन द 2 प्लेट और 3 प्लेट। तो इस तरह से पूरे राज्य में 2 करोड़ से ज़्यादा मास्क का निर्माण किया गया है और उसमें हम समझते हैं 80% मास्क का अब तक बिक्री भी हो चुका है। पटना में अकेले हम लोग 8,86,000 मास्क का निर्माण कर चुके हैं और जिसमें 6.5 लाख मास्क का हमारा सेल हो चुका है। इवन कि बैंकर्स भी ले जा रहे हैं, मीडिया भी ले जा रहे हैं, जो उसके अलावे मतलब और भी दूसरे सेक्टर के लोग मास्क हमारे से परचेज करके, हेल्थ डिपार्टमेंट भी ले जा रहे हैं, ICDS, PO, नरेगा के भी कर्मी ले जा रहे हैं। तो सभी लोगों ने मास्क का सराहा है और उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से 2 चीज़ें हो गई, एक तो मास्क का निर्माण से जो हमारी जीविका दीदियां हैं उनको रोजगार मिल गया इस लॉकडाउन के पीरियड में, और साथ ही साथ जो लोग हैं उन तक सही जो मास्क है, जो सही पैमाना होता है मास्क का, उस तरीके के मास्क लोगों तक पहुंच गए। लेकिन जब से पूरा जो लॉकडाउन शुरू हुआ, तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस फेज़ की हम बात आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि उस वक्त बैंकिंग की क्या प्रक्रिया रही जीविका दीदियों के लिए, बाकी जो लोग जीविका से जुड़े हुए हैं, और अभी क्या बदलाव आए उन सारी चीज़ों पे? जीविका जब कोविड पूरी तरह लॉकडाउन था तो उस समय बैंकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि दीदियों को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ता था बैंकों के। तो चूँकि जीविका ने पहले से इस पर कार्य कर रखे थे, हम लोगों ने CSP जो कस्टम सर्विस सेंटर पॉइंट बनाए रखे थे। तो इस तरह पूरे पटना जिला में तो 39 है, लेकिन पूरे राज्य में हम लोग 1000 से ज़्यादा CSP का निर्माण कर चुके हैं। और वो कस्टमर सर्विस पॉइंट जो है वो जीविका दीदियाँ ही चलाती है, ट्रांजैक्शन खुद करती है, डिपॉजिट, विड्रॉवल, ट्रांसफ़र, वो सारा काम जीविका की दीदियाँ ही, वो इतने स्किल्ड उनको बनाया गया है। उससे बेनिफिट ये हुआ कि जीविका दीदियों को कहीं गांव से दूसरे गांव नहीं जाना पड़ा, या नियर बाई गांव में ही ½ किलोमीटर के अंदर उनको सर्विसेज मिल गई। और इस तरह से ये प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता रहा। पूरे अगर देखेंगे, जब पूरे लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में तकरीबन 222 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, मई 25 तक की बात करें तो ये बहुत बड़ी राशि है जिसका ट्रांजैक्शन, और उससे उनके किसी की भी लाइफ प्रभावित नहीं हुई। तो ये बैंकिंग का हम लोगों ने काम किया है। बिल्कुल। इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी, वो ये थी कि खाद्यान्नों की आपूर्ति सही तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचे। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है जीविका के द्वारा लॉकडाउन का पीरियड में भी, और अभी भी जो चीज़ें हैं अब अभी भी पहले जैसे सामान्य नहीं हुई, अब धीरे धीरे हम सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके ऊपर आप ज़रूर एक बार यहाँ पे प्रकाश डालेंगे। मैं बताना चाहेंगे इसमें कि जीविका के द्वारा जो है रूरल रिटेल मार्ट की स्थापना की गई है पहले से ही, और पटना जिले में भी 2 रूरल रिटेल मार्ट है, बख्तियारपुर एंड घुसबरी में। और पूरे राज्य में इस तरह हमारे कम से कम तो 40 के रूरल रिटेल मार्ट हैं और ग्रामीण बाजार हैं। एक तरह से स्मॉल बिग मॉल के रूप में छोटे मॉल जो ग्रामीण स्तर पे, प्रखंड स्तर पे होते हैं, छोटे मॉल के रूप में हैं। वहाँ सारी सामान मतलब ओरिजिनल क्वालिटी सामान उनको निर्धारित रेट पे मिलते हैं, और वो जीविका की दीदियाँ ही चलाती हैं। तो उससे क्या हुआ कि उनको हर एक रूरल रिटेल मार्ट से 50 से 60 जो जीविका की दीदियाँ जो छोटे छोटे दुकान चलाती है गांव में, वो उनके मेंबर बने हुए हैं, रेगुलर मेंबर। तो वहाँ से सामान को ले जाके
तो उनको कहीं पटना या लोकल 50-100 किलोमीटर दूर बाज़ारों में नहीं जाना पड़ा, उनको 8 से 10 किलोमीटर, और उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल परमिशन लेके व्हीकल से और उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया, दुकानों तक, और वो दुकान से फिर गांव में लोगों को खाद्यान्न मिलता रहा। तो ये एक बहुत बड़ा, और इसके साथ ही खाद्यान्न सुरक्षा निधि हमारी एक होती है, जो कोविड में जो गरीब से गरीब निर्धन परिवार थे उनको कहीं ना कहीं एक जो नहीं मिल पा रहा था, तो ग्रामीण स्तर पे जब ग्राम संगठन जीविका के हैं वहाँ पे 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है खाद्य सुरक्षा निधि के रूप में। तो खाद्य सुरक्षा निधि का उपयोग इस कोविड में किया गया, जीविका की दीदियों ने ही खरीदी, सामान खरीदे और ख़रीद के आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उसका रिपेमेंट करेंगे। तो इस तरह इसको हम लोगों ने इस चैलेंज को मिटिगेट किया। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग था और इसे आपने बहुत हद तक इसे पूरा करने की कोशिश की है। राशन कार्ड, जब देखा गया कि जो प्रवासी मजदूर थे जब अपने अपने राज्यों को जब वापस लौटने लगे, तो बिहार में भी काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो मजदूर बिहार वापस आए, तो राशन कार्ड एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुआ कि इस कंडीशन में अब लोगों तक कैसे न्यूनतम मूल्य पर लोगों तक खाद्यान्न पहुँचे। तो जीविका ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राशन कार्ड बनाने और उसे वितरित करने में। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या अभी भी ये जो राशन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है लोगों के बीच में, क्या अभी भी जारी है? अभी भी जारी है। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में जीविका के कर्मियों और दीदियों का और कैडरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें हम लोगों ने कभी काम नहीं किया था, तो कार्य अनुभव नहीं था हमारे दीदियों को, हमारे जीविका के कैडर को, स्टाफ को भी, कर्मियों को भी। फिर भी जब सरकार के द्वारा ये कार्य हमें सौंपा गया तो हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि उस गरीब से गरीब जो निर्धन परिवार हैं, जहाँ तक हमारी आउटरीच है सभी ग्राउंड तक, तो उनको हम कैसे राशन कार्ड मुहैया कराएं। तो उसके लिए सरकार से जो निर्देश जारी हुए कि सभी का पहले 1000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी जो निर्धन परिवार हैं, तो उनका अनुलग्नक 1 के रूप में भरना था, तो उसका सर्वे कराना था बेसिकली। तो हम लोगों ने तकरीबन पूरे राज्य में 25 लाख लोगों का सर्वे करके सरकार को सौंपा। उसका डाटाबेस पूरा, उनका आधार कार्ड लेते हुए, फोटोग्राफ लेते हुए, बैंक अकाउंट लेते हुए, IFSC कोड लेते हुए, वो पूरा डिटेल हम लोगों ने सौंपा उनको, तकरीबन 25 लाख दीदियों का, परिवारों का। और उसमें से 23 लाख परिवारों को अब तक जो जानकारियाँ प्राप्त है, सरकार द्वारा 1-1 हज़ार रुपये सहायता राशि उनको दी जा चुकी है। और उसके बाद फिर उनका सहयोग पोर्टल पे, सरकार के आपदा विभाग के पोर्टल पे जब एंट्री कराई गई तो उससे प्रपत्र क और ख 2 जनरेट हुए। एक तो प्रपत्र ख वो हुए कि जिनको नया राशन कार्ड बनना है, दूसरा प्रपत्र ख वो जनरेट हुआ जिसको राशन कार्ड में कोई त्रुटियां थी, शुद्धि थी, नाम चेंज करना है या नाम में अशुद्धि है, या कोई परिवार सदस्य उनके घर में नए आए हैं उनका नाम जोड़ना है, कोई बहू आई थी 6 महीना पहले, साल भर पहले, कोई बच्चे बड़े हो गए उनका नाम जोड़ना है। तो इस तरह 2 प्रपत्र क और ख निकल के आए मतलब सरकार के पोर्टल से, और उसको जाके फिर ग्रामीण स्तर पे घर घर में जाके भरना, और उसके साथ पूरे परिवार का फ़ोटो, ज्वाइंट पिक्चर लाना, ये सारे काम हम लोगों के कैडर के मतलब ट्रिमेंडस सहयोग से हो पाया, और इसको हम लोगों ने बखूबी पूरा किया। उसमें तकरीबन अब तक जो है प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहा कि कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं हो। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए, फ़ोटोकॉपियों की दुकानें नहीं खुली थी, प्रशासन से सहयोग लेके, परमिशन लेके ब्लॉक स्तर पे जेरॉक्स की दुकानें एक कम से कम खुलवाई गई। तो ये सारे काम करते हुए अब तक जो है कि 21 लाख राशन कार्ड का निर्माण पूरे राज्य में हो चुका है, और अभी वितरण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो हम लोग जरूर करेंगे। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 21 लाख निर्धन परिवारों का जो नीडी थे, रियल में नीडी थे, उनको लग नहीं रहा था कई लोगों की कि मेरा राशन कार्ड बन पाएगा, उनका इस मतलब कोविड क्राइसिस में जीविका के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से बना। बिल्कुल, ये जो था सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम, सतत जीविकोपार्जन योजना, इसके ऊपर भी ये जो योजना है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई इस लॉकडाउन में, और लॉकडाउन से जब हम सामान्य जीवन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी ये है क्या और ये कैसे काम करता है और लोग इससे कैसे जुड़ें, ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हम चाहेंगे कि इसका आप विस्तार से जवाब दें। मैम, सतत जीविकोपार्जन योजना 2 साल पहले शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। उसमें बेसिकली यही था कि जो निर्धन से निर्धन परिवार हैं,
जो बिल्कुल अत्यंत गरीब परिवार हैं, उसकी पहचान ग्रामीण खुद करे, जीविका की दीदियां खुद करे। कोई कर्मी सरकारी जाके ये नहीं पहचान करे, कोई इसी तरह का बायसनेस नहीं हो, पूरी पारदर्शिता का पालन हो। तो उसके लिए जीविका के ग्राम संगठन को एक कार्य सौंपा गया और जीविका की दीदियां, एक ग्राम संगठन में 100 से 125 दीदियां होती है, तो उनको पता होता है कि जो जीविका से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अत्यंत गरीब से गरीब इस गांव में, हमारे गांव में कौन से हैं, तो वो बेहतर जानती है। तो उनको आइडेंटिफाई करके और ग्राम संगठन से उसको पारित करवाया कि यही, मान लिया एक ग्राम संगठन में 4 दीदियां निकल के आई, जो जुड़े हुए भी हैं, नहीं भी जुड़े हुए, वो चारों का नाम वहाँ से पारित करके प्रस्ताव लेके वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जीविका के जो होते हैं परियोजना प्रबंधक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, उनको अग्रसारित किया कि ये दीदियां हैं और इनका माइक्रो प्लान बनाया कि ये दीदियां गाय पालन करना चाहती है, ये दीदियां दुकान देना चाहती है, ये दीदियां सब्जी पालन का दुकान देना चाहती है, ये दीदियां मुर्गी पालन करना चाहती है, ये दीदियां शुगर पालन करना चाहती, जिस जिस तरह के स्किल उनका इनहेरेंट कोई भी स्किल था, इसको लेके माइक्रो प्लान किया गया। और माइक्रो प्लान के बाद जो आया, उसके तहत सरकार की जो प्रावधान है 60,000 से लेके 1 लाख रुपये तक की राशि उनको दिया जाना है। तो ये हम लोग पहले से ही कर रहे थे। इस जो कोविड क्राइसिस में हम लोगों ने महसूस किया और सरकार ने के जो दिशा निर्देश आए कि चूंकि ये परिवार अत्यंत निर्धन परिवार है, इनका सिलेक्शन किया गया है और चयन किया गया है और ग्राम संगठन द्वारा पारित किया गया है, तो इनको इस कोविड क्राइसिस में अलग से प्रत्येक परिवार को 2,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाए। तो ये हम लोगों ने 60,000 करीब परिवारों को 2-2 हज़ार रुपये ग्राम संगठन अपने स्तर से उनको मुहैया करवाई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहा कि उनको किसी तरह की क्राइसिस नहीं झेलना पड़े, उनको चाहे फूड सिक्योरिटी के माध्यम से हो या फिर उनको कोई और अर्जेंसी आ गई हो जहाँ पे वो बिल्कुल पैसों की तंगी की वजह से कोई परेशान हो। तो ये काम हम लोगों ने किया। बिल्कुल। इसके अलावा अभी जैसे जो हमारी जो गांव में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं सेवी संगठन बनाना चाहती है, स्वयं सहायता संगठन के रूप में सामने जुड़ती हैं, सामने निकल कर आती हैं या इच्छुक होती हैं, उनके पास 4-5 लोगों का ऐसा क्लस्टर होता है जिसके माध्यम से वो एक संगठन स्थापित कर सकती हैं, बना सकती हैं। वो कैसे जीविका तक अप्रोच करें, जीविका तक पहुँचें और अपना ये जो प्रस्ताव है उनके सामने रखें, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जीविकोपार्जन में, लोगों को काम पर्याप्त तरीके से नहीं मिल पा रहा है। उस कंडीशन में अगर कोई जीविका से जुड़ना चाहे अपने काम को लेकर के, अपने हस्तशिल्प को लेकर के, तो कैसे जोड़ सकता है? जीविका की बात करें तो जीविका अब तक पूरे राज्य में तकरीबन हम लोग 10 लाख समूह की ओर पहुंच चुके हैं अब तक, क्योंकि इस जून में भी एक ड्राइव लेके, एक स्पेशल ड्राइव लेके हम लोगों ने कार्य किया है। जून में ही करीब 40,000 स्वयं सहायता समूह का निर्माण हुआ है। तो तकरीबन पूरे राज्य में हम लोगों ने 10 लाख स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर चुके हैं और उसमें 1 करोड़ 10 लाख दीदियां जुड़ चुकी है। तो वो दीदियां अब जीविका पहचान की मुहताज नहीं है, लेकिन हाँ, जो अभी भी छूटे हुए परिवार हैं या कोई बाहर से लौट के आए हैं दूसरे राज्यों से श्रमिक के रूप में, तो उनको जीविका में अगर जुड़ने के हैं, हम लोगों ने भी ड्राइव के रूप में उनको जोड़ा है। 80% दीदियाँ जो बाहर से आई हैं और जुड़ना चाहिए, उनको हम लोगों ने जोड़ा है। और उनको अगर कोई रोजगार करना चाहती है तो उनको तुरंत ही स्वयं सहायता समूह से लोन, उनको 20,000 से लेकर 50,000, जो भी निर्णय होता है वो समूह का निर्णय होता है, दीदियाँ खुद निर्णय लेती है। उसमें जीविका के किसी कर्मी का निर्णय थोपा नहीं जाता है वो कि भाई ये ही करना है। वो स्वयं निर्णय लेती है और स्वयं उनको लोन देती है और उसका मॉनिटरिंग भी करती है और सपोर्ट भी करते हैं। रही बात उनको कि भाई हस्तशिल्प या और किसी में जोड़ना है, तो भी हम लोग कर रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग का काम भी हम लोग करवा रहे हैं। जो दीदियाँ उसमें वहाँ जुड़ी हुई है, जो उसमें निपुण हैं या और भी जुड़ना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। और भी भिन्न भिन्न तरह के सुजनी सिक्की आर्ट्स भी हम लोग बनवाते हैं दीदियों के माध्यम से। उनके मार्केटिंग के लिए भी हम लोगों ने विभिन्न मतलब ऑनलाइन व्यवसाय जो ट्रेडिंग है करते हैं, उनके साथ जुड़ के भी हम लोग उनका बिजनेस बढ़ाते हैं। उनके प्रोडक्ट बिक जाएं, ये हम लोग एश्योर करते हैं और उनको उचित मूल्य मिल जाए। अदरवाइज बिचौलियों के माध्यम से उनको मूल्य नहीं मिल पाता था। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, डिजिटल या फिर मार्केट? क्योंकि पहले था कि ये लोग अपनी चित्र कला की जो प्रदर्शनी लगाते थे, अपने आर्ट
को प्रदर्शित करते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहां से वो अपनी चीज़ों को आम नागरिकों तक पहुंचा सके, आम लोगों तक पहुंचा सके। तो इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं और हमारे साथ टाई अप भी कुछ लोग हैं और जो कई जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटली हमारे साथ टाई अप हैं स्टेट लेवल पे, वो उनको फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेल में भी हम लोग उनके प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उनसे उनका मार्केटिंग हो जाता है। अब बेचना उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं रह गई है। और दीदियाँ खुद ना खुद ऑनलाइन का काम भी करती है, प्रोड्यूसर कंपनियां बनी हुई है। इवन हम बात करें कि आपको पता होगा जो एक पूर्णिया में हमारी कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी नालंदा में है, मुजफ्फरपुर में, एक इन कंपनियों ने अलग अलग चीज़ों का ट्रेडिंग किया है, जैसे मक्का का, ओनियन का, पोटैटो का। तो इसके थ्रू ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मतलब काफ़ी ट्रांजैक्शन किया है, हमें लगता है करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया है एक प्रोड्यूसर कंपनियां। तो दीदियां इतनी सशक्त हो चुकी हैं। बिल्कुल। और शायद जीविका जो थी, आपने कहा कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और इसके पीछे मोटिव भी यही था कि एक जो व्यक्ति इससे जुड़ रहा है वो इसका मित्र बने या फिर जीविका दीदी बने, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, स्वावलंबी बने। क्या आगे की क्या परियोजनाएं हैं, क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 जो है इस संक्रमण, जो कोविड-19 का संक्रमण है, इससे हमारा उबरने में निकल जाएगा, तो सामान्य होने में अभी बहुत वक्त लगेगा, पहले जैसा सामान्य होने में। तो आगे की क्या योजनाएं हैं ताकि इस तरह की जो जीविका दीदियां हैं या जो जीविका मित्र हैं, उनका जो जीवन है वो बिल्कुल सामान्य रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्नति कर पाएँ? इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हमारे राज्य कार्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। पहले ये था कि हम लोग जब ग्राम संगठन की बैठक होती थी तो 30 से 35 दीदियाँ आती थी, तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 15 दीदियाँ होती हैं उन्हीं को सिर्फ बुलाते हैं, 12 से 15 दीदियों, और वही निर्णय लेती है और वो फिर हाउस होल्ड पे जाके घर तक जाके उन सूचनाएँ पहुँचाती है। और उसके तहत जो अभी बैंकों से लोन प्रदान किया जाता है उनको, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर बात करें तो नए व्यवसाय में जोड़ना, स्किल का ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं। अब हम लोग ने जूम के माध्यम से भी दूसरे वीडियो डिजिटल ग्रीन के साथ हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं। पिको प्रोजेक्टर हमारे पास है, तो पिको प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उनको। नहीं तो पिको प्रोजेक्टर हैंडी प्रोजेक्टर होता है, जस्ट मोबाइल इस तरह का इतना बड़ा होता है, और उससे जाके कोई भी 10 दीदियों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ट्रेनिंग दे देता है। गाँव में किसी बहुत ज़्यादा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे न बिजली की आवश्यकता होती है, और वो दीदियाँ कैप्चर जो हम करते हैं वो उन्हीं की अगल बगल की दीदियों की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी होती है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी जागता है कि नहीं, जब बगल की ये दीदियाँ कर सकते हैं जिनको तो मैं जानती हूँ, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए और ये बताने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अगर जीविका से जुड़ना चाहती हैं तो जीविका का दरवाज़ा उनके लिए खुला है और वो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे आज के मेहमान जिन्होंने बताया कि जीविका ने इस कोविड संक्रमण काल में क्या कुछ काम किया है, जब से लॉकडाउन हुआ उसके पहले से लेकर लॉकडाउन की जो अवधि थी उसमें, और अब जब हम सामान्य जीवन की तरफ जा रहे हैं में क्या कुछ बदलाव आए, किस तरीके से जीविका की जो दीदियां हैं या जीविका के जो पदाधिकारीगण हैं वो कैसे ढाल बनकर खड़े रहे और लोगों को मदद की, लोगों को संबल बनाने में लोगों की मदद की। तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप 3 विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकलें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हम इन 3 स्तंभों को हमेशा अपनी जीवन शैली में अभी के दिन में अगर हम शामिल कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर हम कोरोना को हरा देंगे। मिलेंगे हम आपसे फिर अगले अंक में एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।